Hello बच्चों, I have given 5 lectures. They all are available at my channel. All the videos, जितना भी मैंने अपने lectures में आपको बताया, that was about the profit and loss appropriation account and the preparation of capital account or capital and current account. Today हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज गुडविल. वेरी इंटरेस्टेड वन, वेरी इंटरेस्टेड वन टू एक्सप्लेन यू, और आपको भी समझने में मज़ा आएगा. पहला प्रश्न ये उठता है कि इट इज़ अ वर्ड जो आप सब लोगों ने अब तक अपनी अपनी क्लासेस में डिफरेंट लेक्चरर्स के मुंह से ये सुना होगा कि गुडविल. क्वेश्चन रेज, गुडविल है क्या? पॉपुलरिटी. गुडविल का मतलब पॉपुलरिटी, गुडविल का मतलब क्रेडिटेबिलिटी. मैं एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूं. आपके पास 1 लाख रुपया आपके पापा ने आपको दिया और पापा ने कहा बेटे चलिए अब आप बिजनेस कीजिए इस 1 लाख रुपए से. आपने कहा यार 1 लाख रुपए लेकर मैं बिज़नेस करना शुरू कर दूं और मुझे तो बिज़नेस का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है. हमारे सर ने क्लास में हमें पार्टनरशिप फर्म के बारे में बताया था, तो क्यों ना मैं कोई जो फर्म चल रही है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, कोई शॉप जो चल रही है ऑलरेडी एग्जिस्टेंस में है, तो क्यों ना मैं उन लोगों से रिक्वेस्ट करूं कि यार आप हमें भी एडमिट कर लो. मेरे इतने फ्रेंड्स की शॉप चल रही है, मेरे इतने रिलेटिव्स की शॉप चल रही है, व्हाई नॉट आई ट्राई देयर. और उसने इस पॉइंट को लेकर अपनी तलाश जारी रखी. एक रेडीमेड गारमेंट की दुकान उसको मार्केट में मिली. ऑब्ज़र्व करा आप, उसने पूरे दिन ऑब्ज़र्व करता रहा. काफ़ी टाइम बहुत अच्छा सा एक शोरूम बना हुआ था यार. मुश्किल से 3, 4, 5 कस्टमर्स पूरे दिन में शोरूम के अंदर गए. सम ऑफ देम वर एम्प्टी हैंड्स एंड अदर्स वर ब्रिंगिंग द थिंग्स. उससे बिल्कुल लगा हुआ एक शोरूम और था जहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड भी खड़ा हुआ था. उस दुकान की पोजीशन ये कि दुकान के सामने लाइन लगी हुई है कस्टमर्स की एंड एंट्री सिक्योरिटी गार्ड के कहने पर हो रही थी, क्योंकि दुकान बहुत ज़्यादा चल रही थी. दुकान में कस्टमर बहुत थे. वेरी पॉपुलर शॉप ऑफ द डिस्ट्रिक्ट और ऑफ द सिटी. जब उसने देखा बैठा कौन है शॉप पर, तो उसको पता लगा यार ये तो इसका फ्रेंड है. 7th 8th क्लास तक हम दोनों साथ साथ पढ़े थे. उसने कहा यार आई विल गो विद दैम, मेरा फ्रेंड भी है, मेरी बात को मानेगा. और वो शाम के वक्त जब मार्केट बंद होने का टाइम था, तो उसमें वो अपने उस दुकान के ओनर के पास गया और उससे बोला यार देखिए हमारा क्लास 12th पूरा हो गया. पापा ने कहा यार बिज़नेस करो भाई, अब तो बिज़नेस करना पड़ेगा, और मैं यार अकेले कोई बिज़नेस नहीं करना चाह रहा. मैं चाहता हूँ कि किसी पार्टनरशिप फर्म को ज्वाइन करो. आप और आपका फ्रेंड 2 लोग इसमें ऑलरेडी पार्टनर हैं. कैन यू प्लीज़ एडमिट मी एज पार्टनर. फ्रेंड ने कहा व्हाई नॉट, यू आर मोस्ट वेलकम, यू आर परफेक्ट फॉर द सेलिंग. आपको सेल्स का बहुत एक्सपीरियंस है. हम अपने बिजनेस को एनहेंस करना चाहते हैं, मतलब बढ़ाना चाहते हैं. ऑफ कोर्स हमें पैसे की भी ज़रूरत और होगी और वर्किंग हैंड की भी ज़रूरत होगी. सो यार तुम तो बिल्कुल वेलकम, तुम्हारा वेलकम है यार, आ जाओ ज्वाइन कर लो. बस एक क्वेश्चन का जवाब दे दो. बोले क्या? जैसे मैं 7th 8th क्लास तक तुम्हारा क्लासमेट था और तुमने मुझे सेलेक्ट कर लिया कि साहब मैं तुम्हारी फर्म ज्वाइन करना चाह रहा हूँ. बिल्कुल नेक्स्ट शॉप हमारे एक और फ्रेंड की थी, वो भी तुम्हारे साथ 7th 8th क्लास में था. उसकी शॉप को तुमने कहा भी नहीं जाके यार मैं तुम्हें एज ए पार्टनर ज्वाइन करना चाह रहा हूँ. ऐसा क्यों करा तुमने? बोले यार उसकी दुकान चल भी रही है,
2-3 कस्टमर्स कुल आए उसके पास, तो तुम्हारे यहाँ तो भगवान की कृपा है, ईश्वर की इच्छा है, ऊपर वाले की कृपा हो रही है, अल्लाह का करम है तुम्हारे ऊपर तो साहब, इसलिए मैं तुम्हारी फर्म को ज्वाइन करना चाह रहा हूँ। बच्चों, ये बात जो उसने कही कि तुम पर तो ऊपर वाले की कृपा हो रही है, यू आर डूइंग वेरी वेल, अल्लाह का करम है तुम्हारे ऊपर, वही चीज़ क्या है, अल्लाह का करम या ईश्वर की कृपा कि उसकी शॉप बहुत अच्छी चल रही है, इसलिए उसने उस फर्म को ज्वाइन करना की कोशिश की। आप खुद सोचिए, आज आप एक नई दुकान खोलकर बैठे हैं मार्केट में, उस नई खोली हुई दुकान को इस स्टेज पर ले जाना जहाँ पर कि कस्टमर्स की लाइन लग जाए, इज़ अ वेरी ट्रिकी जॉब, वेरी ट्रिकी जॉब। आज के टाइम में, जब आज का युग, आज का टाइम कंपटीशन का है, आप एक चीज़ 10 रुपये की दे रहे हैं, पता नहीं कहाँ से कोई आदमी आके उसको 9 रुपीज़ 50 पैसे में दे रहा है। इस टाइप का कंपटीशन आपको झेलना पड़ता है। इस कंपटीशन को फेस करते 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 आपको 2-3-4 साल लग जाएंगे अपनी दुकान को इस्टेब्लिश करने में, और आप पहुंचे हैं उस शॉप पर जो कि बहुत अच्छी चल रही है, जहाँ पे कस्टमर्स की लाइन लगी हुई है, और वहाँ पर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि यार मुझे एडमिट कर लो, और आपको आपका फ्रेंड कह रहा है मैं एडमिट भी कर लूँगा, मैं आपको एडमिट कर लूँगा। क्यों, कैसे? क्योंकि वो जानता है आपको, क्यों आपको एडमिट करना चाह रहा है, बिकॉज उसको वर्किंग हैंड की ज़रूरत है, बिकॉज उसको और कैपिटल की ज़रूरत है बिजनेस में। वो दोनों पार्टनर्स जितनी कैपिटल ला सकते थे वो उतनी ले आए, अब वो चाह रहे हैं कि एक आदमी और आ जाए हमारे पास, एक हमारा पार्टनर और आ जाए, तो हमारा बिजनेस और ऊपर जाएगा। ही सेड कि ठीक है, आप ज्वाइन कीजिएगा। कितनी कैपिटल लाएंगे आप? दैट गाय सेज 1 लाख रुपीज़। तो सर मैं कैपिटल लाऊंगा ही लाऊंगा। हाँ, दैट इज़ मोर देन एनफ यार, इतने रुपए की ही हमें ज़रूरत है, 1 लाख की कैपिटल। बोले लेकिन यार फिर एक क्वेश्चन उठता है, तुमने मेरे बराबर वाली दुकान में पार्टनरशिप ज्वाइन क्यों नहीं की? बोले यार तुम्हें अभी तो बताया था ना मैंने कि उसकी दुकान अच्छी नहीं चल रही है, तुम्हारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, मैं तुम्हारी फर्म को ज्वाइन करना चाहता हूँ। तो बोले भाई साहब, उसकी दुकान क्यों अच्छी नहीं चल रही है और मेरी दुकान क्यों अच्छी चल रही है, कभी ये सोचने की कोशिश की? बोले नहीं, तो मैंने नहीं सोचा। बोले ये इस वजह से चल रही है कि हम बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट पर सामान बेचते हैं, बहुत ज़्यादा रीज़नेबल रेट्स पर दूसरे शहरों से सामान खरीद के लाते हैं। हमारा बिहेवियर कस्टमर्स के साथ बहुत अच्छा है, हमारी मार्केट में क्रेडिटेबिलिटी है। अगर हम में से कोई पार्टनर मार्केट में कुछ कह रहा है तो उसकी कीमत है। इन सब रीजंस की वजह से हमारी दुकान बहुत अच्छी चल रही है, और वो रीजंस जो हमारे बताए हमने आपको, हमने इसकी आज जो पॉपुलैरिटी है दुकान की मेरी, आज जो कस्टमर्स की लाइन लग रही है, भाई साहब इस स्टेज तक पहुंचने में हमें कम से कम 4 साल लगे हम दोनों पार्टनर्स को। पैसा काम नहीं आता इसमें हमारा बिहेवियर काम आया, इसमें हमारी ये एबिलिटी काम में आई कि हमने सही जगह का चुनाव किया कि सामान कहाँ से लाएं। हमारे अंदर एक आर्ट थी कि कस्टमर्स को हम किस तरह से अपनी दुकान के लिए मोटिवेट करें, वो सब हमने किया, और आज हमारी दुकान वाकई बहुत अच्छी चल रही है। वी आर अर्निंग ए लॉट ऑफ मनी। आप तो एक तरह से भाई साहब जो मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमें एडमिट कर लीजिए, यार ये तो पकी पकाई खिचड़ी खाने आ गए तुम। और खिचड़ी जो पकाई वो बनाई मैंने और मेरे फ्रेंड ने, जो मेरा पार्टनर है। सर ये जो मेहनत हमने करी है पिछले 4 साल में या 5 साल में, उस मेहनत का पैसा चाहिए हमें। हमारी दुकान की पॉपुलैरिटी जो बनी
वो पॉपुलैरिटी बनाई हम दोनों ने अपने एफर्ट्स से, हमें उसका पैसा चाहिए। बोले मतलब, बोले वो पॉपुलैरिटी इज नोन एज गुडविल, वो है हमारी फर्म की गुडविल, वो पॉपुलैरिटी है हमारी फर्म की गुडविल, तो हमें अपनी गुडविल का पैसा चाहिए। मेरे ख्याल से तो इस चीज़ को कहने के लिए या ऐसा डिमांड करने के लिए ही इज़ 100% जेन्यून पर्सन। अगर वो चलती चलाती दुकान को में आपको पार्टनर बना रहा है, आपके तो सारे रिस्क ही ख़त्म हो गए। आप श्योर हैं कि आपकी दुकान चलेगी, आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट आएगा। तो बच्चे, दिस इज़ द बेस्ट वे टू गेट इन योर माइंड गुडविल। लेकिन ये गुडविल जो मैंने आपको बताई, किसी टेक्निकल लैंग्वेज से नहीं बताई, मैंने बिल्कुल आम बोलचाल की भाषा में आप गुडविल को समझ पाएँ, इसलिए मैंने आपको ये एग्जाम्पल दिया। और मैं विश्वास है मुझे दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे बच्चे हैं आप। शायद नहीं बल्कि 99% अगर कोई कहता है कि गुडविल होती क्या है, तो आप मेरे ही एग्जाम्पल से उसको समझा सकते हैं। बेसिकली आप ये देखिएगा कि उस शॉपकीपर ने गुडविल के नाम पर नए एडमिट होने वाले पार्टनर से पैसे ले लिए, नए एडमिट होने वाले पार्टनर से पैसे ले लिए। इट मीन्स फर्म की गुडविल जो है वो फर्म की एसेट्स होती है। आर यू एग्री विद मी? वो फर्म की एसेट्स होती है। लेट मी एक्सप्लेन यू द एसेट्स ऑफ द फर्म। इन फैक्ट whatever the assets are there in the firm, they are three, we can divide them in three categories। 3 प्रकार की एसेट्स को मैं आपको डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। फर्स्ट इज टेंजिबल एसेट्स, सेकेंड इज इंटेंजिबल एसेट्स, एंड थर्ड इज फिक्टिशियस एसेट्स। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट इज टेंजिबल एसेट्स। कोई भी एसेट्स जो आपकी फर्म में है, जिसको आप देख सकते हैं, जिसको आप छू सकते हैं, मतलब उसका फिजिकल अपीयरेंस आपकी शॉप में है, दैट इज टेंजिबल एसेट्स। जैसे मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक, ये सब चीज़ें हमारी निगाह के सामने हैं और हम इनको छू सकते हैं, वो हमारी टेंजिबल एसेट्स हैं। सेकेंड कैटेगरी इज इंटेंजिबल एसेट्स। एज आई सेड, इंटेंजिबल एसेट्स वो एसेट्स हैं कि वो एसेट्स तो हैं फर्म की, बट इट कैन नॉट बी सीन, इसको देखा नहीं जा सकता। इट कैन नॉट बी टच, इसको छुआ नहीं जा सकता, बट वन कैन फील, उसको पता है। जैसा कि गुडविल, उनको पता है हमारी फर्म की पॉपुलैरिटी है, बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। मार्केट में अगर हम खड़े हो जाते हैं तो हम जो बात कहते हैं उसमें बहुत वज़न होता है, हमारी फर्म की ये क्रेडिटेबिलिटी है, लेकिन हम उसको देख नहीं सकते, हम उसको छू नहीं सकते। तो इंटेंजिबल एसेट्स की कैटेगरी में ही गुडविल आएगी। अदर देन गुडविल, सम मोर एग्जाम्पल्स आर देयर, पेटेंट, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर, ये सब आपकी इंटेंजिबल एसेट्स हैं। We are concerned with the goodwill which comes out in the second category, and third one is fictitious assets। झूठ मूठ की एसेट्स, दिखाने के लिए बाउंड हैं हम एसेट साइड में, लेकिन हैं वो fictitious एसेट्स या झूठ मूठ की एसेट्स। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक ह्यूज अमाउंट एक्सपेंसेस का किसी को पे कर दिया। रेडीमेड गारमेंट की शो चल रहा था, रेडीमेड गारमेंट की शॉप चल रही थी जिसमें कि आप एडमिट होना चाह रहे हैं। 1 साल पहले उन्होंने फैशन शो कराया था बॉम्बे में, आपके उस लड़के के फ्रेंड ने और उसके पार्टनर ने एक फैशन शो कराया था। फैशन शो में करीब करीब 10 लाख रुपए खर्च हुआ था भाई साहब। और उस फैशन शो के बाद फर्म में पॉपुलैरिटी तो बढ़ी, ऑल ओवर इंडिया बढ़ी। मुरादाबाद, अब उस पर्टिकुलर शहर की बात तो छोड़ दीजिए, पूरे इंडिया में उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी।
कस्टमर्स भी बढ़े, सेल भी बढ़ी। इतना ह्यूज अमाउंट पे करने के बाद दैट इज़ ए पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट। जो हम फैशन शो कराते हैं, आप भी देखते होंगे टीवी पर, बहुत से स्पॉन्सर्स मिलते हैं फैशन शो को। किसी पर्टिकुलर ड्रेस डिज़ाइनर या शॉप या मॉल के लिए फैशन शो ऑर्गेनाइज किया जाता है। बहुत महंगा काम है, लेकिन क्या उतना पैसा खर्च करके रिटर्न हमें एक ही साल में मिलेगा उसका? ना, ऐसा नहीं होता। रिटर्न कर हमने आज खर्च कर दिया और उसका बेनिफिट लोगों के दिमाग में आने वाले 8-10 सालों तक, 20 सालों तक रहेगा। तो हमने ये डिसाइड किया कि ये 10 लाख रुपए जो हमारे फैशन शो में खर्च हुए हैं, इसको हम 10 साल का एक्सपेंस मानेंगे। ऐसा कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, ये पार्टनर्स ने अपने मन से डिसाइड किया। मतलब हम 10 साल तक 1/10 ऑफ 10 लाख रुपया हर साल प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते जाएंगे। पहला साल खत्म हुआ, 10 लाख में से 1 लाख रुपया इन्होंने प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया एडवर्टीजमेंट के नाम पर। अभी 9 लाख बचा ना, वो 9 लाख वी विल राइट इन फिक्टिशियस एसेट्स। जो खर्चा अभी राइट ऑफ होने से रह गया है, that is fictitious assets. I'm not concerned with the fictitious assets or tangible assets at this time. I just want to drill this thing in your mind that goodwill is an assets and goodwill is to be sale. Goodwill against goodwill, the existing partners of the firm can get the amount of goodwill up to their share. गुडविल के वैल्यूएशन का हमें कहाँ कहाँ ज़रूरत पड़ता है, ये बात भी आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेगी। गुडविल का वैल्यूएशन डिफरेंट टाइम पर कंपनी करती है। अगेन आई एम टेलिंग यू दैट आई एम नॉट कंसर्न विद द टेंजिबल एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स। हियर आई एम कंसर्न ओनली विद गुडविल। ये बात कन्फर्म है कि गुडविल की वैल्यू होती है। गुडविल फर्म के एग्जिस्टिंग पार्टनर ने ही अपनी मेहनत से बनाई हुई है। सपोज वो दोनों पार्टनर्स 2:1 में प्रॉफिट का शेयर कर रहे हैं। अब वो जो उनका फ्रेंड आया था, उसने कहा यार 1/4 शेयर हमें भी दे दो प्रॉफिट में से, हमें 1/4 के लिए पार्टनर बना लो। फ्यूचर में रेशो चेंज हो जाएगा, ये तो कंफर्म है। दैट्स विल डिस्कस इन माय लास्ट लेक्चर, इन नेक्स्ट लेक्चर। लेकिन 1/4 शेयर पर, गुडविल के 1/4 अमाउंट पर उस नए पार्टनर का भी हक हो जाएगा, ये कंफर्म है। आज जो गुडविल है, फॉर एग्जाम्पल 3 लाख की गुडविल है, वो 3 लाख की गुडविल जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हैं 2, वो शेयर कर रहे हैं 2:1 में। तो 2 लाख की गुडविल का मालिक पार्टनर ए है और 1 लाख की गुडविल का मालिक पार्टनर बी है। वंस वो एडमिट हो गया नया पार्टनर, तो वो भी इस 3 लाख में से 1/4 शेयर के लिए गुडविल मांग लेगा। क्या वो गुडविल उसने बनाने में कोई उनकी हेल्प की थी? नहीं, वो उसको फ्री में 75,000 1/4 ऑफ द गुडविल मिल रहा है। इस वजह से एट द टाइम ऑफ एडमिशन नए पार्टनर को गुडविल का शेयर देना होता है, जो गुडविल पुराने पार्टनर्स ने बनाई है। ये बात मैं नहीं कह रहा कि सिर्फ और सिर्फ एट द टाइम ऑफ एडमिशन गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपने शेयर ऑफ प्रॉफिट को चेंज करना चाहते हैं, एडमिशन नहीं हुआ किसी का, मैंने एग्जाम्पल जो कोट किया कि 2:1 का रेशो है, किसी भी परिस्थिति में किसी भी कारण से अगर दोनों पार्टनर्स ने डिसाइड किया कि फ्रॉम द नेक्स्ट ईयर हम लोग इक्वली शेयर करेंगे, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर इनमें से रिटायर होकर फर्म छोड़ के जा रहा है, तब भी गुडविल के वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। अगर किसी की डेथ हो गई पार्टनर की, तब भी गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ेगी। इवन अगर जब फर्म रिजॉल्व हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, बंद हो रही है, तब भी गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम अपनी पार्टनरशिप फर्म किसी दूसरी पार्टनरशिप फर्म में एमलगमेट कर लेते हैं, एमलगमेट मतलब
दोनों पार्टनर्स, दोनों फर्म मिला देते हैं, तब भी गुडविल की ज़रूरत पड़ेगी। सो नो डाउट गुडविल इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट, और उसकी वैल्यू निकाले बिना हम गुडविल का ट्रीटमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन और एनी अदर फॉर एनी अदर रीज़न हम गुडविल का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करें। मैंने यहाँ पर दिखाया है मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। फर्स्ट इज एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड, एंड थर्ड इज कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों, इन 3 मेथड से गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं। गुडविल जितनी जिस फर्म की ज़्यादा होगी प्रॉफिट, उसको उतना ही ज़्यादा होगा। सो बेस्ट वे ऑफ कैलकुलेटिंग द गुडविल इज प्रॉफिट। मेरा पहला मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, मतलब पिछले कुछ सालों के में अर्न किए हुए प्रॉफिट को ऐड करके, मान लीजिए 3 साल के प्रॉफिट के एवरेज के बेस पर हम गुडविल का वैल्यूएशन कर रहे हैं, तो पिछले 3 सालों में जो प्रॉफिट अर्न किया पार्टनर्स ने, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, तो दैट वर्क्स आउट एवरेज प्रॉफिट। उसके बेस पर गुडविल को वैल्यूट कर सकते हैं। आई विल कम अगेन विद द न्यूमेरिकल्स, द थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। सेकेंड इज सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट क्या है? हर बिजनेस के अंदर दूसरे लोग जो सेम टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, नॉर्मली वो कितना प्रॉफिट कैपिटल पर मिल जाता है उनको। नॉर्मली मार्केट में इस तरह की से चलती हैं कि भाई चाट का ठेला लगा लो, 1000 रुपये रोज मिलते हैं यार, पकौड़ी बेचेंगे यार, किसी बैंक के सामने बड़ी कमाई है। इस तरह की बातें लोग करते हैं। और बड़े बिजनेस के बारे में भी करते हैं कि भाई किसी कंपनी की, हमें अच्छी कंपनी की एजेंसी मिल जाए यार, 2-3%, 4% मार्जिन कहीं नहीं गया। तो हर टाइप के बिजनेस के लिए मार्केट में से अवेलेबल है, एक कहावत, एक कहनूत अवेलेबल है। हमारे बिजनेस के लिए क्या कहावत है कि भाई कैपिटल का 10% तो मिलना ही मिलना है। यानी कि जितनी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी फर्म में है, उसका 10% प्रॉफिट मिलता है नॉर्मली। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 10 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड है मेरी फर्म में, 10% का हमें नॉर्मल प्रॉफिट मार्केट में चल रहा है, तो 10 लाख का 10% यानी कि मेरी फर्म को 1000 रुपया पर ईयर मिलना ही मिलना है। दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, दैट इज द नॉर्मल प्रॉफिट, एंड आई एम डिस्कसिंग सुपर प्रॉफिट। उस नॉर्मल से जितना ज़्यादा मैंने पिछले सालों में एवरेज बेस पर अर्न किया, वो कहलाता है सुपर प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट मैंने कैलकुलेट कर लिया, और फिर एवरेज प्रॉफिट के लिए पिछले 4 सालों का प्रॉफिट दे रखा है, उन चारों को ऐड करके 4 से डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट आ गया। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हम के बेस पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लास्ट इज कैपिटलाइजेशन मेथड। What is capitalization method? That is also based capitalization method under average profit method or super profit method. When I'll come on numericals, I will tell you, but roughly I am telling you कि इसमें capital employed का बहुत बड़ा रोल है। इस तरह से प्रॉफिट को कैलकुलेट करके करने में हमें कैपिटलाइजेशन मेथड का में से कैपिटल का बहुत बड़ा रोल है। आई एम कमिंग बैक इन 1 सेकेंड। Now let me tell you how to value the goodwill under all these methods. First was average profit method. उस पर बेस क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को सामने रखकर हम इसकी वर्किंग को कैलकुलेट करेंगे। मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, आपको सलाह दे रहा हूँ, फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है ये चीज़। प्लीज़ टेक द स्क्रीनशॉट
of question number 1 and the solution. What they say, question says, Amit, Sumit and Shivam are the partners of a firm sharing profits or losses in the ratio of 3:2:1. They admitted Angad for 1/4 share in profit on 1st April 25. For this purpose, goodwill is to be valued at twice the average of last 3 years' profit. The annual profit of last 3 years were as follows. Last 3 years का प्रॉफिट उन्होंने दे दिया. Why twice the average? Why thrice the average? आगे क्वेश्चन में आपको ये भी वर्ड सुनने को मिलेगा 2 years परचेज. 2 years परचेज का मतलब ट्वाइस. 3 years परचेज का मतलब थ्राइस. 4 year परचेज का मतलब 4 टाइम. क्यों हम परचेज कर रहे हैं बेटे? जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं हमारे बिजनेस में प्रॉफिट को अर्न करने की टेक्निक्स बढ़ती जा रही हैं, युगों के हिसाब से, देश की परिस्थिति और काल के हिसाब से, टेक्नोलॉजी के विकास के हिसाब से. इसलिए पार्टनर्स ने कहा कि पिछले 3 सालों की बात कर रहे हैं वो, और आज उसको गुडविल को पिछले 3 साल के प्रॉफिट के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं. इट मीन्स वो उसका एवरेज का दुगुना प्रॉफिट चाहते हैं. हमारा पिछले 3 सालों का प्रॉफिट 48,000, 30,300 एंड 31,200 है. पहला स्टेप हमें क्या करना है? मेक द टोटल ऑफ लास्ट 3 years ऑफ प्रॉफिट. इन तीनों को ऐड कर लीजिए. 48, 33, 30,300 एंड 31,200 gives the total of 1,09,500. This is the total profit of last 3 years. We are required the average profit of last 3 years. So, second step, find the average profit of last 3 years, that is 1,09,500. 3 years का प्रॉफिट था बेटा, 3 years का प्रॉफिट था बच्चे, और 3 से मैंने डिवाइड किया, I got the average 36,500. And the third step is multiply the average of number of years purchase. जो मैं कह रहा था ना आपसे, ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, तो इसमें कहा गया है ट्वाइस. एवरेज 36,500, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इट बिकम्स 73,000 of goodwill. I believe you have taken the screenshot. Now next we are moving to the next question. This was the cost valuation of goodwill on the average profit method. बच्चों एक बात का हमेशा ध्यान रखना है, एंड ये बात, इस तरह की प्रॉब्लम्स एग्जामिनेशन हॉल में जब हम बैठे हुए होते हैं तब क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाती है. हम गुडविल का वैल्यूएशन एक लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म्स प्रॉफिट एंड फ्यूचर के लिए कर रहे हैं. तो वी रिक्वायर्ड हमें जो चाहिए वो फर्म का नॉर्मल प्रॉफिट चाहिए, जिसमें से कोई भी एबनॉर्मल एक्सपेंस से वो प्रॉफिट कम ना हुआ हो और किसी भी एबनॉर्मल इनकम से वो प्रॉफिट बड़ा ना हो. हमें वो प्रॉफिट चाहिए. इसका मतलब ये एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल इनकम क्या है, पहले मैं आपको इस बात के लिए बताता हूँ. जनरली ये चीज़ें कहीं देने रखी होती हैं. मेरा बिजनेस है रेडीमेड गारमेंट्स का. रेडीमेड गारमेंट को परचेज करना, रेडीमेड गारमेंट को परचेज करके कैरी करके अपने मार्केट तक लेके आना, मार्केट में उसको सेल करना. जिस शॉप पर मैं बैठा हूँ उस शॉप के एक्सपेंसेस, सेल करने में होने वाले एक्सपेंसेस, कस्टमर्स जो आ रहे हैं उनको एंटरटेन करने में जो खर्च हो रहा है उसको करने में एक्सपेंसेस, जो मैंने स्टाफ रखा हुआ है उसकी सैलरी, जो मैंने इलेक्ट्रिसिटी का बिल दे रहा हूँ इतना हैवी, वो एक्सपेंसेस. ये सब एक्सपेंसेस जो मैंने आपको बताए ये बिजनेस को चलाने के लिए होने वाले एक्सपेंसेस हैं, बिजनेस के ऑपरेट करने में होने वाले एक्सपेंसेस हैं. बट बाय चांस, ड्यू टू बैड लक ऑफ द शॉपकीपर्स, देयर वॉज ए फायर इन ए पर्टिकुलर ईयर, और उस फायर में दुकान में आग लगी और उसमें 20,000 रुपये का लॉस उस दुकानदार को हो गया. इसको मैं बिजनेस के ऑपरेटिव एक्सपेंस नहीं मानूंगा, यह एक एबनॉर्मल लॉस है. दुकान में चोरी हो गई, चोर
10,000 रुपये का सामान चुरा के ले गए। क्या ये कामें रोज होती हैं? क्या रोज आग लगती है? क्या चोरी रोज होती है? और वो आग लगना या चोरी होना मेरे बिजनेस को बढ़ाने के लिए तो नहीं हुआ ना एक्सपेंस, वो एबनॉर्मल लॉस है। एक मशीनरी को मैंने बेचा और उस मशीनरी के बेचने पर 10,000 का लॉस हो गया। क्या मैं मशीनरी रोज बेचता हूं? ना, लेकिन लॉस हुआ तो मेरे प्रॉफिट एंड लॉस में तो लिखा गया ना, इन एबनॉर्मल एक्सपेंसेस और इन एबनॉर्मल इनकम की वजह से कंपनी का प्रॉफिट, फर्म का प्रॉफिट कम या ज़्यादा किया जा चुका है एप्रोप्रिएशन में। बट गुडविल के वैल्यूएशन के लिए हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि वी विल टेक इनटू अकाउंट ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट, जिसमें कोई एबनॉर्मल एक्सपेंसेस से प्रॉफिट कम ना किया गया हो और किसी भी एबनॉर्मल इनकम से प्रॉफिट बढ़ाया ना गया हो। उस पर बेस्ड है मेरा ये क्वेश्चन। मिस्टर विराट परचेज्ड द बिजनेस ऑफ मिस्टर धोनी on 1st April 25. It was agreed to value the goodwill at 3 years purchase. That thing I said thrice. Of average normal profit of the last 4 years. The profit of last 4 years were 90,000, 1,60,000, 1,80,000 and 2,20,000. Following further facts are identified from the books of account. कुछ बातें पता लगी बुक्स ऑफ अकाउंट को देखते वक्त। What? During the year ended 31st March 22, यानी कि इस प्रॉफिट को, and assets was sold at a profit of 10,000. इस तरह से डिफरेंट ईयर्स के प्रॉफिट में कुछ ना कुछ गड़बड़े हुई हैं। हम इसमें गुडविल का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? लुक, सॉल्यूशन यहां पर है। What I did, I made the 4 columns of my table. कौन से साल के प्रॉफिट के बारे में बात कर रहा हूं, उस साल में कितना प्रॉफिट हुआ, अगर कोई एडजस्टमेंट इन क्लॉजेस की वजह से मुझे करना पड़ रहा है। क्या एडजस्टमेंट? एक्चुअल नेट प्रॉफिट को नॉर्मल प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए जितने भी एबनॉर्मल लॉस होते हैं उनको ऐड कर देते हैं और जितनी भी एबनॉर्मल इनकम्स होती हैं उनको लेस कर देते हैं। तो वो एडजस्टमेंट यहाँ दे रखे हैं। एंड देन कम्स बिजनेस प्रॉफिट एंड दैट्स द नॉर्मल प्रॉफिट। पहला है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 22 एंड एसेट्स वाज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 10,000। बेटे एक हमने एसेट सोल्ड करी और उस पर 10,000 का प्रॉफिट हुआ। यार मेरा काम एसेट सेल करना थोड़ी ना है, मैं तो रेडीमेड गारमेंट का डीलर हूँ, शॉपकीपर हूँ। ऐसे बाई चांस मैंने सेल करी और उसमें मुझे 10,000 का प्रॉफिट हुआ, ये कंफर्म है कि ये एक इनकम है। एग्री? दूसरी बात, ये है एक एबनॉर्मल इनकम है। क्यों? क्योंकि ये मेरी दुकान को चलाने में हेल्प नहीं कर रही है, क्योंकि ये मेरे बिजनेस को ऑपरेट करने में हेल्प नहीं कर रही है। सो दिस इज एन एबनॉर्मल इनकम। मैंने 22 के प्रॉफिट में से 10,000 रुपीज़ लेस कर दिए एंड आई गॉट 80,000 का प्रॉफिट। एग्री? सेकेंड, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31st March 23, a machine was damaged in an accident and 30,000 was written off as loss in profit loss. 30,000 का डैमेज हुआ, मेरा लॉस है, मैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट करूंगा ही, और जब मैं डेबिट करूंगा तो मेरा नेट प्रॉफिट मैं ऑलरेडी कम कर चुका हूं। लेकिन अगेन क्वेश्चन रेज, क्या ये मेरा नॉर्मल लॉस है जो रोज होता है? ना। क्या मेरा ये ऑपरेटिंग लॉस है? नहीं भैया, दुकान के चलाने में मेरे को कैसा मशीन के डैमेज होने का लॉस हो गया, वो एबनॉर्मल लॉस है। दैट इज नॉट नॉर्मल लॉस। It is said about 23 March 23. So I'm going to adjust the profit of March 23. क्या था कि मैंने अपने प्रॉफिट को 30,000 रुपीज़ से कम कर दिया, अब मैंने उसको ऐड कर दिया एंड आई गॉट 1,90,000. Next clause come during the year ended 31st March 24. Firm's assets were not insured. हमारी जो एसेट्स थी वो इंश्योरेंस नहीं कर पाए हम। कब? 31 मार्च 24 को।
Firm's assets were not insured and premium being rupees 10,000. It is an expense incurred every year. ये एक एक्सपेंस है जो कि हर साल हमें करना ही करना है. ये एक्सपेंस हमने 24 में नहीं किया जो कि करना था. 24 में मैंने 10,000 जो एक्सपेंस करा उससे इससे 1,80,000 को लेस कर दिया. आई गॉट द प्रॉफिट 1,70,000 और इन सब का टोटल is 6,60,000. Can we say it is normal profit? It is normal average profit. पिछले 4 सालों का नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट इज 6,60,000. तो एवरेज क्या आएगा? 4 से डिवाइड कर देंगे इसको. वी गॉट 1,65,000 एंड गुडविल इज टू बी वैल्यूड. क्लियर कहा गया है 3 years परचेज. तो जो एवरेज आया उसको 3 years से मल्टीप्लाई किया. Works out 4,95,000. I explained today what is goodwill. I explained in which category of assets हम goodwill को रखेंगे. I told you about the valuation of goodwill and I also told you one method, only 2 questions of that method, that is the average profit method. I'll continue my lecture tomorrow also. But I'll again request to you that मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें. पूरा लेक्चर देखेंगे, चैप्टर क्लियर हो जाएगा. व्यू करें. बाय बाय टिल नेक्स्ट लेक्चर. थैंक यू.